फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम करेंगे वैदिक पीरियड का पार्ट 2। हमने लास्ट वीडियो में अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वेद के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और हमने ये भी देखा था कि आर्यंस कहाँ से आए थे, आर्यंस का सोर्स क्या है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके उसको देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि आर्यन जो इन्वेजन है वो मिथ है या वो फैक्ट है। आर्यन इन्वेजन मिथ और फैक्ट, मिथ और रियलिटी, ये आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखते हैं। तो हमने पहले भी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं उसमें ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज जो है अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन जितने भी हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या ट्राई करने की कोशिश की कि पोस्ट हड़प्पन पीरियड के जितने भी इनको सोर्सेज जितने भी इनको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे पेंटेड ग्रेवियर मिला है जिसकी जो डेट है वो 900 से अराउंड 500 BC के आसपास ये डेटेड हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ऋग्वेद है उसका जो लैंग्वेज है और जो अवेस्ता है, जो ईरानियन टेक्स्ट है, ईरानियन का बुक है, ये उनके लैंग्वेज में सिमिलैरिटी है। तो लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ तो ऑलरेडी पता लगाई जा चुकी हैं। तो इसके बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने इनके जो ग्रेवियर है उसमें सिमिलैरिटीज़ पता लगाने की कोशिश की, किसमें बिटवीन द वेस्ट एशियन कल्चर या वेस्ट एशियन में जो हमें पोइट्री मिली है, या आप ईरानियन पोइट्री भी कह सकते हो इसको, और ये पोस्ट हड़प्पन जो भी पोइट्री हमें मिली है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने जो सिमिलैरिटीज़ थी उसको स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश की कि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं क्या या कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इन्होंने ये सिमिलैरिटीज़ दिखा के ये बताने की कोशिश की कि जो आर्यंस है ये माइग्रेट हुए हैं वेस्ट एशिया और ईरान से। लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे, क्योंकि ये जो सिमिलैरिटीज़ है ये इतनी कोई बड़ी सिमिलैरिटीज़ नहीं मिली हैं जिससे कि हम ये बोल दें कि एक ही बार में लार्ज स्केल माइग्रेशन जो हुआ है वेस्ट एशिया से इंडिया की तरफ आर्यंस का, तो ऐसा कोई भी हमें डेफिनेटिव जो प्रूफ है वो हमें नहीं मिला है। लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ हमें ज़रूर हैं हमारे पास, कि लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ तो हैं कि जो भी कि हमें यहाँ पे मिली हैं, लेकिन इससे भी हम ये कंक्लूजन हमें नहीं लगा सकते कि ये वन टाइम लार्ज स्केल माइग्रेशन है वेस्ट एशिया से आर्यन लोगों का इंडिया की तरफ। तो इस रिगार्डिंग हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है कि जो अर्लीस्ट जो स्कॉलर थे, जो पहले स्टडी करते थे, इन्होंने पता लगाने की इन्होंने कंक्लूड किया कि इन्होंने ऋग्वेदिक जो हिम्स हैं उनको स्टडी किया, और ऋग्वेदिक हिम्स में जो गॉड हैं, जो इंद्र हैं, उनके हिम है कि इंद्र को इवोक किया जाता है कि आप जो फोर्ट है उनको डिस्ट्रॉय करो। फोर्ट मतलब किलों को आप डिस्ट्रॉय करो। तो अर्लीस्ट जो स्कॉलर्स थे या हिस्टोरियंस थे, इन्होंने ये इससे कंक्लूड किया कि जो इंद्र है ये एक आर्यन है, और आर्यन के रेफरेंस है, और ये जो फोर्ट जिनकी फोर्ट डिस्ट्रॉय करने को कह रहे हैं, ये एक यहाँ पे जो हमारे पहले जो इंडिजीनियस पीपल थे जो कि इंडिया में थे, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूड किया जो ये कि अर्ली लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुई है आर्यंस के द्वारा इंडिया के लोगों पे। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं वो इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं कि कोई लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुई है, इसका एविडेंस हमारे पास नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है जो अभी हमने देखा कि पेंटेड ग्रेवियर से आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रूव करने की कोशिश की है कि पेंटेड जो ग्रेवियर है ये आर्यन टाइम का है, कि आर्यन से जो वेस्ट एशिया या ईरान में जो पोर्ट्री मिली है उससे सिमिलैरिटी है, तो ये आर्यन पीरियड का होगा। तो इसका भी हमारे पास एक काउंटर आर्गूमेंट ये है कि ये जो पेंटेड ग्रेवियर है ये सब जगह नहीं मिला है। ये जो रीजन्स है जैसे कि भावलपुर या पंजाब,
तो इन एरियाज़ में ये नहीं मिला। और जबकि ये एरियाज़ अगर आप इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आर्यन की जो माइग्रेशन हो गई, जो सबसे पहले आर्यन जो आए हैं वो यहाँ पे पंजाब एरिया में आए हैं। सबसे पहले जो उनका माइग्रेशन हुआ है वो पंजाब एरिया की तरफ, बहावलपुर पंजाब एरिया, वो भी उनके जो माइग्रेशन वाला जो पाथ है उसमें ये जो रीजन्स है ये आते हैं। तो अगर आर्यंस इधर से आए हैं वेस्ट एशिया की तरफ से, तो ये वाला जो एरिया है ये भी आता है लॉन्ग विद उत्तर प्रदेश हरियाणा का थोड़ा पार्ट, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर किया कि कौन कौन से एरिया माने जाते हैं। बट ये जो पोट्री है ये हमें कुछ कुछ एरियाज़ में मिली है, जैसे राजस्थान, अपर गंगा बेसिन का जो अपर पार्ट है, और हरियाणा, राजस्थान भी इसमें पूरा राजस्थान नहीं, ईस्टर्न राजस्थान। तो सिर्फ ये वाले जो एरियाज़ है तीनों, सिर्फ इसमें हमें ये वेंटेड ग्रेवेयर मिला है। तो अगर ये वाली थ्योरी होती कि आर्यंस का है, ये जो पेंटेड ग्रेवेयर वाली जो पोट्री है ये आर्यंस की है और आर्यंस का जो ये एविडेंस है ये हमें मिला है, तो ये फिर यहाँ पे इन रीजन्स में भी मिलती है जो कि हमें नहीं मिली है। तो ये भी एक दूसरा इसका काउंटर आर्गूमेंट है। और जो थर्ड पॉइंट है, जैसे कि अर्लियर स्कॉलर ने माना था कि जैसे एक आर्यंस आए हैं, लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ है और उन्होंने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि हमारा हड़प्पन जो पीरियड है और जो पोस्ट हड़प्पन है और ये वाला जो पीरियड है इसके बीच में एक टाइम गैप ज़रूर होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब जो पुराने जो हिस्टोरियंस हैं उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट ऐसा नहीं है, हमें दिखाई देता है कि जो पोट्री के जो एविडेंसेस हैं, पोट्री के एविडेंसेस हड़प्पन पीरियड के और पेंटेड ग्रेवियर जो है ये एक ही पीरियड, एक ही टाइम फ्रेम में मिले हैं। तो एक ही टाइम फ्रेम में मिलने का मतलब है कि ये कोई यहाँ पे कोई टाइम गैप नहीं है कि एक इवेंट ख़त्म हुआ और दूसरा इवेंट स्टार्ट हुआ, रादर ये कंटिन्यूस फ्लो है। मतलब आर्यंस का जो भी माइग्रेशन अगर हुआ है तो वो कंटिन्यूस पार्ट्स में हुआ है, ना कि एक पर्टिकुलर एक पार्ट में हुआ है और उससे सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो कुछ टाइम पे ये जो पोस्ट हड़प्पन का जो पीरियड है और आर्यन का जो आर्यन के लोग हैं वो ओवरलैप भी हो सकते हैं। और जिनके डिसअपेरेंसेस के बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि आर्यन का माइग्रेशन हुआ, ये लार्ज स्केल आर्यंस ने डिस्ट्रक्शन की इंडिया में, वो बेसिस है कि जो टाउन्स और सिटीज़ जो हैं हड़प्पन पीरियड की वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ हड़प्पन पीरियड हमें नहीं मिलती है। और इसके साथ हमें सील्स जो थे उनके, वो सब भी मिलना हमें बंद हो गए थे, हमें इसके एविडेंसेस नहीं मिले। वेट्स मेजर्स, जो वेट्स और मेजर्स जो ये लोग अपने ट्रेड में यूज़ करते थे, इनके जो एविडेंसेस है या इनके जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते थे ये हमें मिलना बंद हो गए थे, जिसके बेसिस पे अर्ली हिस्टोरियंस ने कंक्लूड किया था कि जो हड़प्पन पीरियड है यही पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। बट अभी जो थ्योरी है वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है, जो एक हाइपोथेसिस है कि ये जो टाउन्स एंड सिटीज़ हैं ये क्योंकि अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स थे उस टाइम के, अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स थे, तो ये भी हो सकता है कि जो ये वाला जो हड़प्पन पीरियड है पूरा ख़त्म नहीं हुआ, रादर ये इनकी शिफ्टिंग हो गई है, मतलब शिफ्टिंग हो गई है फ्रॉम अर्बन टू रूरल। मतलब इनका जो ये ट्रेड वाला जो चीज़ थी ये ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे करके ये जो ट्रेड था इनका ये डिक्लाइन हो गया और ये जो सेटलमेंट है इनकी वो ट्रेड के डिक्लाइन होने के बाद ये लोग रूरल सेटलमेंट में या अपनी जगह छोड़ के डिफरेंट जगह पे सेटल हो गए हों। तो एक ये कंटिन्यूस, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूस लाइन हमें सेटलमेंट की अभी के थ्योरी के अनुसार हमें मिलती है। और इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस ये है कि डिफरेंट रीजन्स में हमें डिफरेंट लोकल वेरिएशंस या कल्चरल वेरिएशंस भी आप बोल सकते हो कि मिली हैं, किसमें, पोट्री में या मेटल ऑब्जेक्ट्स या जो भी हैं इनमें। तो इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये ये वन स्केल माइग्रेशन नहीं था। माइग्रेशन अगर हुआ भी था ईरानियन या वेस्ट एशिया की तरफ से तो वो पार्ट्स या वेव्स में था, रादर वन टाइम इवेंट, और ऐसा कुछ शायद नहीं था कि पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था, रादर ये एक चेंज ऑफ सेटलमेंट था, क्योंकि ट्रेड का डिक्लाइन हो गया होगा और ट्रेड के डिक्लाइन के बाद जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके रूरल या कहीं और उन्होंने अपने सेटलमेंट्स के जो जगह है वो बदल ली होगी। और अर्लीस्ट हिस्टोरियंस को जो ये आइडिया है ये आया कहाँ से? ये आइडिया इनका ये लिटरली जो एविडेंस है उससे आया है।
लिटरली एविडेंस में लिटरली अर्लीस्ट लिटरली सोर्स हमारे पास ऋग्वेदा ही है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। और ऋग्वेदा के हिम्स में रिपीटेडली दो ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में फाइट्स का डिस्क्रिप्शन है, फाइट्स का उसमें मेंशन है। तो ये जो दो ग्रुप्स है, इसको अर्लीस्ट हिस्टोरियन ने कंसिडर किया था कि ये दो ग्रुप्स आर्यंस से नॉन आर्यंस हो सकते हैं, कि आर्यंस ने जो इंडिजीनियस नॉन आर्यंस है उन पर अटैक किया, और इसको ही हम काफ़ी टाइम तक सच मानते भी थे। बट अभी के थ्योरी के अकॉर्डिंग, या अभी के जो हमारे पास जो फाइंडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग, आर्कियोलॉजिकल के फाइंडिंग्स हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस को सब्सटेंशिएट कर सके। तो नो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स अवेलेबल। पर फिर भी हम जो ये लिटरली सोर्स है, जैसे जो ऋग्वेदा है, इसको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मानते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें इकोनॉमी, उस टाइम की इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल एंड रिलीजियस एनवायरनमेंट के बारे में, या एस्पेक्ट्स के बारे में आप बोल सकते हो, एस्पेक्ट्स के बारे में हमें पता चलता है। तो एक एक करके हम इन सब को अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी देखते हैं। तो जो अर्ली जो वैदिक पीरियड था वो हमारा पेस्टोरल था और कैटल रेयरिंग था। पेस्टोरल कैटल रेयरिंग मतलब कि ये अपना जो कैटल है या जो एनिमल वेल्थ है उससे अपना जो लाइवलीहुड था ये उसके थ्रू चलता था, ना कि ये एग्रीकल्चर या ट्रेड या कोई और एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो जब इस पीरियड में एग्रीकल्चर भी का भी ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं था। तो ये हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है? ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऋग्वेद में बहुत जगह पे हिम्स जो हैं उनके, उसमें एनिमल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेंशन कर रखी है, या उन्होंने एनिमल वेल्थ को या एनिमल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के रखी हुई। और एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने कैटल को दे रखी है, और कैटल में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये काऊ को दे रहे हैं, काऊ को जिसको ये गऊ बोल रहे हैं, जो कि आज भी हम यही बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो जिसके पास इस पीरियड में जिसके पास भी सबसे ज़्यादा कैटल या गऊ है, वो इनकी वेल्थ की डेफिनेशन है, वो जो पर्सन है वो वेल्दी है। और ऐसे पर्सन को इन्होंने गोमत का नाम दिया है। गोमत कहाँ से आया? गो से ये काऊ आया, और मत मतलब जिसके पास ये वेल्थ है। तो ये इन्होंने ये गोमत का जो शब्द है इसका रेफरेंस दिया है। और भी इन्होंने काऊ के रिलेटेड में काफ़ी सारे जो शब्द हैं वो इन्होंने ये हमें मिलते हैं ऋग्वेद में। जैसे गविष्टि एक वर्ड है, फिर गावसेना है, फिर गव्यात है। तो ये आप देख सकते हो जो इसमें जो है ये काऊ से रिलेटेड ही वर्ड है, और इनके मीनिंग भी, इन सब के मीनिंग, जैसे इसका जो मीनिंग है, इसका तो मीनिंग ही होता है टू सर्च फॉर काउस, टू सर्च फॉर काउस। तो आप देख सकते हो गव सेना, सेना आपको पता है आर्मी होती है। तो ऐसे इनके जो वर्ड्स हैं वो काऊ के आसपास ही घूम रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये काऊ को या गऊ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। और भी ऋग्वेदा में और भी चीज़ों का मेंशन है। जैसे इन्होंने एक अपने एनिमी ग्रुप का मेंशन किया है जो पानीस है, जो कि इनकी काउस को अपेरेंटली चुरा लेते थे या हिली एरिया में छोड़ आते थे या छुपा लेते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कैटल रेड हैं वो काफ़ी कॉमन थी। और इन वैदिक पीपल के जो वैदिक पीपल है जिनके एनिमीज थे ये पानीस, इन्होंने फिर इनको छुड़वाने के लिए अपने जो वैदिक जो गॉड है इंद्र, इनको भी इवोक किया था। तो इंद्र का रेफरेंस हमें सबसे पहले ऋग्वेद में ही दिखाई देते हैं, और इसी से हमें पता चलता है कैटल की इम्पोर्टेंस के बारे में। इसके अलावा और भी जो वर्ड्स है, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो कि इसमें कैटल की या काऊ की जो इम्पोर्टेंस है उसको दिखाते हैं। जैसे कि एक वर्ड है गोपति, तो ये जो चीफ है उसको ये गोपति बोलते थे। फिर गोधूली, गोधूली एक टाइम का मेजर होता है, मेजर ऑफ टाइम इसको आप बोल सकते हो। ये गोधूली का बेसिकली जो पीरियड होता है ये जब होता है जब काउस अपने चर के या अपने घर आती हैं। तो जो डस्क का आज के टाइम में जो आप जो डॉन नहीं डस्क का ही पीरियड जो होता है वो आपका ये गोधूली होता है। तो
ये गोधुली जो वर्ड है वो तो आज तक भी प्रेवेलेंट है, आजकल की लैंग्वेज में भी आपको सुनाई दे जाता होगा। गोपति होता है कि जो प्रोटेक्टर ऑफ काउस, जो काउस को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टर ऑफ काउस इसका लिटरल मीनिंग होता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं वो काउस से ही रिलेटेड हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही ये लोग डॉटर को दुहितर बोलते थे। दुहितर का मतलब है जो काऊ को मिल्क करता है। और जो किनशिप यूनिट्स है, किनशिप यूनिट्स मतलब जो भी स्मॉल एरिया में या जो भी आपकी फैमिलियर यूनिट्स आप बोल सकते हो इसको, जो लोग भी एक दूसरे से 2-4 फैमिली से या जो भी जिस भी तरह की इनकी फैमिलियरिटी है आपस में, उसको ये लोग गोत्र बोलते थे। तो ये वर्ड भी आज तक भी आपको बताइए, गोत्र का जो वर्ड है वो काफ़ी प्रेवेलेंट में है। हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस थी वो कैटल रेयरिंग में को थी, और कैटल रेयरिंग में भी जो काउज है उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। एग्रीकल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों नहीं थी? क्योंकि इसके बहुत हमें लिमिटेड रेफरेंस दिखाई देते हैं ऋग्वेद में। सिर्फ यव का रेफरेंस है, यव या इसको आप बारले बोलोगे, तो सिर्फ इस वाले जो क्रॉप है इसका रेफरेंस है ऋग्वेद में। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और जो ग्रेन है या क्रॉप है उसका मेंशन नहीं है। क्योंकि इसमें अब ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन जो टेक्नोलॉजी थी वो अवेलेबल नहीं थी। आयरन टेक्नोलॉजी वॉज नॉट अवेलेबल। तो इनके पास क्या था, इनके पास कॉपर टेक्नोलॉजी थी। और आपको पता है कि अगर हल वगैरह आपको चलाने होते या अगर आपको खेत मतलब जोतना है जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जो आपको ग्राउंड में मिट्टी बाहर निकालनी होती है, तो उसके लिए आयरन टेक्नोलॉजी के बिना वो काम डिफ़िकल्ट है, वो काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए शायद इनका जो एग्रीकल्चर है इस पर एग्रीकल्चर पे इतना फोकस नहीं था और ना ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। इनके पास स्टोन टूल्स वगैरह भी थे जैसे कि एक्सिस, इसका भी रेफरेंस हमें मिलता है। ये लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे और फायर से जो भी पहला क्रॉप है अपने मैदान को खाली करने के लिए फायर का यूज़ करते थे। मतलब आग लगा देते थे अपनी फील्ड्स में अपने क्रॉप को निकाल के, और उस तरह से जिससे कि वो दोबारा से खाद बन जाए और फिर नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट होकर वहाँ से दोबारा से ये एग्रीकल्चर स्टार्ट करते थे। तो इस तरह के एग्रीकल्चर को आप बोलोगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं इसको। तो ये इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे और ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, जो कि एक तरह से लॉजिकल भी है क्योंकि ये जो एरिया है ये आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि सिप्त सिंधु रिवर वाला एरिया है। तो सिप्त सिंधु रिवर के जितनी भी जो रिवर्स हैं, जितनी भी नदियाँ इसके अंडर आती हैं, जैसे कि सतलज, इंडस, रवि, घग्गर, ये सब जो रिवर्स है ये अपना कोर्स फ्रीक्वेंटली चेंज करती है। मतलब ये जो इनका कोर्स होते हैं पानी के बहने का, तो इनका कोर्स चेंज होता रहता है विद टाइम। तो इसलिए आप परमानेंट यहाँ पे एक्टिविटीज़ करना पॉसिबल भी शायद इनके लिए नहीं रहा होगा। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, तो इसलिए ये जो कम्युनिटी थी ये नोमैडिक कम्युनिटी थी। नोमैडिक मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते थे और इनके पास कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। तो परमानेंट सेटलमेंट, और ये इसका भी रेफरेंस, इसका भी हमें कैसे पता चलता है कि परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट को ये लोग विस बोलते हैं। तो कुछ कुछ वर्ड्स इनकी हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, जैसे पुनर्विस, पुनर्विस है, फिर है प्राविस, एंड फिर है उपविस। तो विस ये जो कॉमन वर्ड आपको दिखेगा ये सेटलमेंट है। पुनर्विस मतलब नियर सेटलिंग, नियर द सेटलमेंट, मतलब इसको आप बोल सकते हो सेटलिंग नियर। मतलब इसको आप अगर आप कॉमन भाषा में बोलना चाहो या समझने के लिए, तो इसको आप बस्ती बोल सकते हो कि बस्ती के पास सेटल होना। प्राविस मतलब कमिंग बैक टू सेटलमेंट, कमिंग बैक टू सेटलमेंट। और इसको भी आप बोलोगे री एंटरिंग ए सेटलमेंट, री एंटरिंग ए सेटलमेंट। तो इससे हमें इनके जो नोमैडिक नेचर का पता चलता है। फिर गिफ्ट एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें एक्सपेक्ट इसमें दिखाई देता है, क्योंकि हमें एक वर्ड इसमें
पढ़ने को मिलता है, जिसको आप बलि बोलोगे। तो बलि जो है, बलि बोलते थे ये, कोई भी आप ट्रिब्यूट या कोई भी आप गिफ्ट दोगे तो उसको आप बलि बोलोगे। तो कोई भी गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स क्यों, क्योंकि इनके हमने पहले पढ़ा कि इनमें आपस में वॉर्स होती थी, ट्राइबल जो ग्रुप्स थे इनमें आपस में वॉर होती थी। हमने इसके एनिमी का भी नाम पढ़ा था, यहाँ पे पानीस ये एनिमीज थे इनके, वैदिक पीपल के। तो इनके था, या जो भी विनिंग पार्टी होती थी, ट्रिब्यूट और गिफ्ट्स हमने देखा कि जो कि आपस में जब इनकी लड़ाई होती थी, जो डिफीटेड जो भी पार्टी होती थी या डिफीटेड जो ट्राइब होती थी, वो विनर ट्राइब को गिफ्ट्स देते थे, जिसको कि लोग बलि कहते थे। और इसी तरह से जब भी कोई चीफ, नया कोई चीफ जीत जाता था या कहीं पे कुछ विक्ट्री हो जाती थी, तो ये जो चीफ होता था ये भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये अपनी सेरेमोनियस विक्ट्री की ट्रीट देता था, जिसको मतलब आप पार्टी की तरह कि जो लड़ाई में जो भी इनकी, जो भी इन्होंने लूटा, जिसको आप वॉर बूटी आप बोल सकते हो, तो उसका जो शेयर है वो भी अपनी टाइप के लोगों में बांटता था एंड उनको फीड भी करता था, मतलब उनको फूड एंड बाकी गिफ्ट्स वगैरह भी देता था। तो ये कंसेप्ट है इकोनॉमी का, जो मेन इकोनॉमी का जो हमें पता चलता है ऋग्वैदिक सोसाइटी में किस तरह की इकोनॉमी थी। और यहाँ पे कोई प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट लैंड ओनरशिप का कोई भी कंसेप्ट हमें नहीं दिखाई देता है, कि जो लैंड ओनरशिप थी, कोई भी ऐसे प्राइवेट लैंड ओनरशिप हमारे पास, इसका कोई भी प्रूफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये आई होप ये आज के लिए इतना ही, हम इकोनॉमी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियोस में हम सोसाइटी, रिलीजन, तो इसी तरह हमारा जो इकोनॉमी है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटी, रिलीजन और सोसाइटी की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द चैनल। थैंक यू।